शेर अफजल मरवत कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। शेर अफजल मरवत कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। शेर अफजल मरवत कदम बढ़ाओ। हम तुम्हारे साथ हैं। भरपूर तालियों में शेर अफजल मरवत का। आज भी मेजबानी करेंगे, आज भी करेंगे। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। सैयद शादाब जाफ़री साहब, प्रेसिडेंट ILF पाकिस्तान, कसाना साहब, प्रेसिडेंट ILF पंजाब, और जितने भी मुअज़्ज़ज़ वकला साहिबान मौजूद हैं, लेडीज़ एंड जेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। कोशिश करूँगा कि कुछ मंतकी बातें करें जो किसी वकील से एक्सपेक्ट की जाती हैं। हर वक्त मुकर्रिर ये देखता है कि सामीन कौन है। वहाँ पे हम कन्वेंशन में थे, यहाँ हम आपस में बैठे हैं, लेकिन चंद बातें शायद किसी को इम्पेटस दे सके, मोमेंटम दे सके। मैंने शोबे वकालत का आगाज़ किया 1992 में, और 94 में मैं जुडिशल अफसर बना, जज बना। 2009 तक मैंने बहैसियत जज फ़राइज़ अंजाम दिए, और इस दौरान जो है लॉ की जो टर्मिनल डिग्रीज़ हैं, LLB, LLM, मास्टर, सब कुछ। फिर मैं गया इंग्लैंड, वहाँ से मैंने फिर साइबर क्राइम लॉ में क्रिमिनोलॉजी में मास्टर किया, LLM किया इंटरनेशनल कमर्शियल लॉ में कार्डिफ से। फिर ऑक्सफोर्ड से मैंने 3 शॉर्ट कोर्सेज किए, 2 4 माह के, 2 माह के और 6 माह के। बार में गया लिंकन इन, और वहाँ से फारिग होकर पाकिस्तान आया, अपनी लॉ फर्म की बुनियाद डाली और वकालत शुरू की। तकरीबन मेरे अब 31 साल हो गए इस पेशे में, और इस पेशे में ज़्यादातर मेरी प्रैक्टिस रही हैं क्रिमिनल। और सिर्फ ये नहीं कि मैं क्रिमिनल लॉ में, बल्कि जस्टिस सिस्टम में ये मुझे एजाज़ समझे या बदबख्ती समझे कि मैं इसमें मुल्ज़िम भी रहा हूँ, इसमें मैं मुस्तक़ीज़ भी रहा हूँ, इसमें मैं मुदई भी रहा हूँ, इसमें मैं मुदाले भी रहा हूँ, इसमें मैं गवाह भी रहा हूँ, इसमें मैं वकील भी रहा हूँ, इसमें मैं जज भी रहा हूँ। तो लिहाजा इस निज़ाम इंसाफ को हर एंगल से देखा है, और हमेशा पूरी ज़िंदगी जो है हमने बहैसियत वकील, क्योंकि इतना एतकाद इन 31 सालों में हमारा कानून की हुक्मरानी पे बना है कि हर एक शख्स के साथ जब भी कोई नाइंसाफ़ी होती थी और आता था तो हम उनकी डारस बंधाते थे। इस तरह वकील करते हैं कि जी ठीक है, अदालत है, निज़ाम है, कानून है, और हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। और ये यूं नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हमारी जंग जो है वो चलते चलते 20 माह कबल साइफर आ जाता है, और फिर पाकिस्तान में एक नया कल्चर जो है डेवलप हो जाता है अदालतों में भी। और ये मेरे लिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे नौजवान हैं, और हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा पूरा कंसेप्ट जो है या जो हमारा एतकाद है वो तिनके के सहारे खड़ा है। कभी ये तसव्वुर ही नहीं किया था कि जिनको हम सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज कहते हैं, जो PSP बनते हैं, SP DPO IG DIG बनते हैं, जो AC DC कमिश्नर चीफ सेक्रेटरी बनते हैं, जो सिविल जज, सेशन जज, हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं, ये सारे इस तरह जो हैं ढे जाएंगे जोरावर के मुकाबले में। और अवाम पाकिस्तान जो हैं, जो बेसिकली मेन स्टेक होल्डर हैं पाकिस्तान की गवर्नेंस में, क्योंकि हक के हुक्मरानी जो है हमारा इन कहता है कि वो अवाम का है, और दुनिया के तकरीबन हर जुरिस्डिक्शन में हक की हुक्मरानी अवाम का है। रूल ऑफ लॉ जो हैं, जो थ्योरी डेवलप हुई हैं, वो 19वीं सेंचुरी में मॉन्टेस्क ने ये कहा कि जी हक के हुक्मरानी और रियासत का जो हक के एक्सरसाइज पावर का जो है, इनको रिस्ट्रेन करना या रेगुलेट करना, ये थ्योरी है रूल ऑफ लॉ की। उस दिन इंटीरियर मिनिस्टर ने बयान दिया और प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर ने कि जी ये रियासत का हक है कि वो फोर्स को इस्तेमाल करें। अब ये इतना ब्लंट और इतना रेकलेस स्टेटमेंट है कि दुनिया के किस मुल्क में कोई हुक्मरान ये कहता है कि मेरा ये इख्तियार है कि मैं अपने अवाम पे ये फोर्स यूज करूं। ये फोर्स का इख्तियार आप अपने अवाम पे नहीं यूज कर सकते हैं,
ये अवाम ने आपको दिया है, तफवीज किया है, ताकि आप उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये इख्तियार इस्तेमाल करें। दहशतगर्द के खिलाफ इस्तेमाल करें, हमलावर के खिलाफ इस्तेमाल करें, या हर उस शख्स के खिलाफ इस्तेमाल करें जो कानून को रोकता है। आप आके कहते हैं अवाम को धमका रहे हैं। एनी आओ, इन 20 माह में बैसियत वकील मैंने उन जजों को भी देखा जो मेरे सामने ये हाई कोर्ट के जज बने, चीफ जस्टिस बने, सुप्रीम कोर्ट के जज बने, और इस पूरे स्ट्रगल में 20 केसेस में खान साहब की जो है नुमाइंदगी की, और वकील को पता होता है कि उसके केस की नवीयत क्या है, किसके सामने वो खड़ा है। मैंने बहुत सौ को देखा जो बदौरान समात हमारे साथ आंखें नहीं मिलाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये सरनगू हैं, सरेंडर हो चुके हैं। इन 20 माह ने मेरी पूरी जिंदगी का तजर्बा ही गलत साबित कर दिया। कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि हमारा निज़ाम, हमारी अदलिया इतने छोटे बोनों पर मुश्तमिल होगी, जिनको हम माइलॉट कहते हैं और नाजायज कहते हैं। क्यों हम ये माइलॉट तो ना हमारा सिस्टम है, सिर्फ कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन होने की वजह से हमने ये इस्लाह अपनाई हुई है। बहरहाल कतई नजर इसके कई अच्छे जज भी हमने देखे। मैं मिसाल दूंगा अनवारुल हक पन्नू साहब की। वहां पिंडी में GHQ केस में शहरियार अफरीदी के केस में मैं गया, बेल मैंने अर्गू की उनके सामने, और क्या कमाल का वो बेंच था। उन हालात में जब डर, खौफ, इस्ताइयत, ज़ल्म और जबर जो है उसके शिकंजे जो है ना वो बहुत ही गहरे जो है आवाम के गलों में गाड़े गए थे, तो मैंने इस जज साहब को भी देखा, क्या कमाल का फैसला उन्होंने लिखा। और फिर मैंने इब्राहिम खान चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को भी देखा, और फिर मैंने इश्तियाक इब्राहिम साहब को भी देखा, फिर मैंने बाबर सत्तार साहब को भी देखा, मैंने हसन गुल औरंगजेब साहब को भी देखा, और ऐसे और 1 दर्जन के लगभग नाम होंगे जिन्होंने इस वक्त में भी इंसाफ किया। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ना इंसाफी की अब हम आदी हो गए हैं। मुंसिफों से हमें कोई तवक्को ही नहीं रही है कि ये कोई इंसाफ करने की सलाहियत रखते हैं। और दुख की बात यह है, कल जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो जो ही कोई मीडिया पर्सन मेरे साथ था। अब आप ये देखें कि हम एक ऐसे निज़ाम में जी रहे हैं जहां सुप्रीम कोर्ट खुद कह रही है कि ये आपकी जो अदलिया है वो इस काबिल नहीं है कि इन लिटिगेशन को प्रिजाइड ओवर कर सके। यानी अपनी अदलिया पे अदम एतमाद है कि आप कहते हैं कि सिविलियन के ट्रायल जो हैं वो मिलिट्री ट्रिब्यूनल चलाएं। दुनिया में 2 ममालिक ऐसे हैं जहां ये चीज राइज है, एक है इजिप्ट, मिस्र, और एक है बर्मा। और हम अब तीसरे बनने वाले हैं। आपको मैं याद दिला दूं, मिलिट्री कोर्ट्स आए 2014 में जब 21वीं आईनी तरमीम आई, और उसमें भी लेजिस्लेचर ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दरकार थी, क्योंकि आर्टिकल 8 जब तक होता है आइन में तो आप किसी के फंडामेंटल राइट्स को एब्रिज नहीं कर सकते हैं। उसमें सनसेट क्लास था 2 साल का, 2017 जनवरी में एक्सपायर हुई, वो अपनी मौत आप मर गई। अब इन हालात के लिए उन्होंने सबऑर्डिनेट लॉ में लेजिस्लेशन कर दी पीडीएम की हुकूमत ने, और उन्होंने कहा 1D को हम अमेंड करते हैं। फिर उन्होंने जो सदर साहब गए थे हज पे, तो पीछे से उन्होंने 1923 का जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसको अमेंड कर दिया कि जी किसी के घर में ये घुस सकते हैं बगैर वारंट के। अब आपके आइन, आप हम सब वकला हैं, आर्टिकल 4 कहता है कि आपके साथ ट्रीटमेंट कानून के मुताबिक होनी है। आइन के फंडामेंटल राइट्स, मेरी डिग्निटी, मेरी आज़ादी, चादर चारदीवारी का तहफ़्फ़ुज़, मेरी आज़ादी आज़ार राय, यही तो बुनियादी हकूक हैं, और ये दुनिया का हर आइन देता है। और ये जिम्मेदारी आइन ने हाई कोर्ट्स पे डाली है कि 199 के तहत आप प्रोटेक्ट करें पाकिस्तानियों को।
पहली दफा इतने मार्शल लॉ गुजरे, पहली दफा पाकिस्तानियों को सही मानों में प्रोटेक्शन की जरूरत पेश आई। और जब पेश आई तो हमने देखा कि जनाब सरेंडर्ड जुडिशरी थी। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं। खान साहब ने कहा कि जी पेशावर में जलसा करें। मैंने इफ्ज़े मातकद्दुम के तौर पे एक पिटीशन दायर कर दी पेशावर हाई कोर्ट में, और मैं साथ में डीसी को हमने दरख्वास्त दी हुई थी। वहाँ डीसी ने जो है कहा मुझे दूसरी दरख्वास्त हो। हमने हाई कोर्ट के कहने पे दूसरी दरख्वास्त दी, डीसी ने रद्द कर दी। और रद्द इस बुनियाद पे की क्योंकि मैं उसमें पिटिशनर था कि जी मैंने एफिडेविट नहीं दिया है, जो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। मैंने वो रिक्वायरमेंट पूरी कर दी। हाई कोर्ट ने कहा नहीं आप अपील में जाएं। तो मैं अपील में चला गया। वहां वो एसओपी के तहत अपील की रेमेडी कमिश्नर के पास थी। वो अपील में कमिश्नर के पास गए तो कमिश्नर ने कहा कि बस आपने ये तकाजे पूरे कर दिए, मैं वापस डीसी के पास भेजता हूं। तो मैं हाई कोर्ट आया कि जी ये क्या बास्केटबॉल बनाई हुई है, गेंद उसके पास गेंद इसके पास। तो आगे से हाई कोर्ट मुझे क्या कहती है कि जी अब तो आपकी ये रिट इनफ्रक्चुअस होगी, नए ऑर्डर हो गया, दोबारा चैलेंज करो। ये इंसाफ है। मतलब ये भी सोचते होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे आप बैठे हैं। और ये 3 एमपीओ के मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि किस तरह हमने इंसाफ को रेजा रेजा होते देखा। और मुंसिफों के हाथों, और सिविल जज करे तो खैर है, सेशन जज करे तो हम तो कहते हैं कि चले जी इनका आगाज है। लेकिन हाई कोर्ट का जज किस तरह ना इंसाफी का मुर्तकिब हो सकता है? आपने तो हल्फ उठाया हुआ है। एनीहाउ पाकिस्तान की लीगल कम्युनिटी के लिए इससे बदतर कोई हालात नहीं हो सकते हैं जो आज नाफिजुल अमल हैं। हमने ये दौर, इस दौर का कभी तस्वुर ही नहीं किया था कि हमारी सोसाइटी, हमारा मुआशरा, और फिर मुझे ये भी, मैं तो बड़ा तारिक अजीज को अल्लाह गरीक रहमत करे, बच्चे थे हम तो जब वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाता था तो मैं बचपन से उसके प्रोग्राम में उधर खड़े होके जिंदाबाद का नारा लगाया करता था। और जब तक उसका आखिरी प्रोग्राम था मैंने जिंदगी में ये नारा हमेशा उसके साथ लगाया। हमने तो ये सोचा था कि हम बड़े गाने और तराने सुने थे, ये जिंदा कौम है और ये आलीशान कौम है और पाकिस्तानी जो हैं वो ऐसे हैं। वो हमें तो पता ही नहीं था कि डंडे की मार की ये कौम है। क्यों कर हम अगर हम कौम हैं, इकट्ठ नहीं है, जमगठा नहीं है, तो क्यों कर हम अपने तमाम बुनियादी हकूक से दस्तबरदार हो जाएं सिर्फ डंडे की वजह से, एफआईआर की वजह से, पुलिस की वजह से? मुझे तो समझ ही नहीं आती है। गैरती कौमें जो होती हैं वो मुश्किल औकात में अपनी वजूद का एहसास दिलाती है। हमारे सामने मिसालें हैं ना, फलस्तीनी कब से लड़ रहे हैं, कश्मीरी कब से लड़ रहे हैं। आप जाएं, इराक में जाएं, आप निकारागुआ की तारीख देख लें, आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन को देख लें। अगर पाकिस्तानियों आप पे तकलीफ आ गई है तो किधर गई आपकी कौमी हमीयत? खान की लड़ाई क्या है? खान कहता है डोनाल्ड लू को यह हक किसने दिया था या अमेरिका को कि वो बाजवा को लिखे कि पाकिस्तान की हुकूमत को चलता कर दें, वरना नताइज के लिए तैयार हो जाए। अब आपका आईन क्या कहता है कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, और वो अल्लाह ने उन अपने अवाम के थ्रू जो है आपको गवर्नमेंट देनी है। यानी पाकिस्तान के अवाम का हक है कि वो किसको हाकिम बनाते हैं। हाकिम बनाया था पीटीआई को या इमरान खान को, डोनाल्ड लू कहते हैं आप उसको फारिग करें न। अब जो ही वो साइफर आता है, कल खान क्या कह रहा था मैं दोबारा बताता हूं, जो ही साइफर आता है जनाब अली उखाड़ पिछाड़ शुरू, कहीं पे बाप चला जाता है, कहीं पे हमारे 20 बंदे लोटे हो जाते हैं, कहीं पे एमक्यूएम जो है चली जाती है, और अचानक एक हफ्ते में पूरा निजाम जो है वो सरबसजूद हो गया। और इसके बाद खान ने क्या किया कि हमारी हुकूमत को चलता करता गया। आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि खान ने आके अवाम को बताया कि जी हमारी हुकूमत तो डोनाल्ड लू के इस लेटर की वजह से जो है वो डिसॉल्व की गई या रिमूव की गई। अब साइफर केस ये है कि ये बात आपने बताई क्यों है, ये साइफर केस है।
यानी कि इतना आप हमें बेगैरत बना रहे हैं कि जो हुक्मरान जिसको आपने हटाया उसका यह हक नहीं है कि आपके वोटों से बनने वाला मुंतखब वज़ीर आज़म उनको आपने हटवाया और आप कहते हैं ये हक नहीं है आपको। क्या कोई आप जरा खामोश हो जाएं प्लीज। आप ये कहते हैं आपका ये हक नहीं है। क्या ये तस्वुर कोई कर सकते हैं कि इंडिया में कोई किसी की जुर्रत हो सकती है कि इंडियन पॉलिटी में या डेमोक्रेसी में इस तरह इंटरफियरेंस करे? वो गैरती तो हमसे ज्यादा ये हिंदू हैं, ये हिंदुस्तान है, फिर आप इंग्लैंड का कंसेप्ट करें। दुनिया की कौन सी वो बेगैरत कौम होगी जो कहेगी कि हाँ जी हमें हटा भी दें और लब भी नहीं खोलने हैं, और अब आप कह रहे हैं इसकी सजाए मौत है और सजाए। ये कानून और इंसाफ ये खिलवाड़ नहीं है, ये जस्टिस सिस्टम के साथ रेप के मुतरादिफ है। हमने देखिए हमारे ज़हनों से ये चीजें नहीं मिट सकती है। रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने जिंदगी में कभी हमेशा कामा और फुल स्टॉप का ख्याल रखा है। लेजिस्लेशन का मैं एक हिस्सा रहा हूं, वेटिंग की है, ड्राफ्टिंग की है। कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं था कि हमें यह डांस समझ के विच हंट करेंगे। रास्ते बंद, सड़कें खुदाई जाती हैं और ये क्या है? पुलिस वाले आके एक बाजवड़ में एक डीएसपी आया और मेरी गाड़ी पे इस तरह उन्होंने बानट पे जो है हाथ रख के और तान के खड़ा हो गया कि अगर जरूरत है तो मुझे रौंद के जाओ या मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाओ। और भाई अल्लाह के बंदे, कौन सा हमने जर्म किया है? हम तो जाके अवाम को, अपनी पार्टी को जाके कन्वेंशन कर रहे हैं, ये जर्म है। तो क्यों कर आप मुझे डरा सकते हैं? क्यों कर मेरे ज़हन से मेरी 31 साल की तालीम और तरबियत निकल सकती है? ये मर तो सकता हूं मैं, कम अज कम ये एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता हूं कि कोई जबर के तौर पे FIR के डर से, गोली के डर से मेरे ज़हन से ये निकाल देगा कि नहीं मैं सरनगू हो जाऊं, हाथ खड़ा कर दूं। वकील ये नहीं कर सकता है, ये वकील नहीं कर सकता है। और अगर कोई करता भी है तो देखिए हमारी कौमी हमीयत का ये, सुने प्लीज, थोड़ा खामोश हो जाए ना, क्या कर रहे हो, खामोश हो जाए। हमारी कौमी हमीयत का, हमारी कौमी गैरत का तकाजा है। वो जो शख्स जेल में 4 माह से पाबंद सलासल हैं, सबको पता है, कोई कसूर नहीं है उसका। दिल जलता है जब हम जाते हैं और बंदी खाने में उसको देखते हैं, कोई कसूर नहीं है। अगर है तो सिर्फ यही है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की बात की कि हम खुद मुख्तार और गैरती कौम है। तो लिहाजा कौम को यह एहसास होना चाहिए। KP में लोगों को किस तरह उठाया मैं आपको बताऊं। मैं गया पश्तूनों के सामने और उनको बोला, मैंने कहा पर्चे अपने बुक थे, मार पीट, अगवा, फलां डींग, ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ निकलने पे एक दफा पीर पर्चे होंगे। एक दफा की मार है, चले जी एक दफा रूल ऑफ लॉ के लिए या खान के लिए खा ले। वो गैरती निकल गए। हर कन्वेंशन पे हम पे पर्चे हुए, हर कन्वेंशन में रास्ते रोके गए, हर कन्वेंशन में रोडें काटी गई, लेकिन लोग जो हैं इन पाबंदियों को खातिर में नहीं लाए। एक दफा खौफ को शिकस्त दो, खुदा की कसम खौफ दोबारा आपके दिमाग में बैठ ही नहीं सकता है इंशाअल्लाह। हमने, और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर को कहना चाहता हूं, हमें पूरी कौम को थेरापी की जरूरत है, साइकोलॉजिकल थेरापी की। हमने कौम के ज़हनों से इस फियर को, इस टेरर को निकालना है इंशाअल्लाह। और जिस तरह निकला है वहां KP से, और जिस तरह मुझे लग रहा है कि बलूचिस्तान से निकलने वाला है, इसी तरह पंजाब जो है, मैं बताऊं आपको, चीख चीख के, रो रो के वर्कर मुझे कह रहे हैं कि आओ हम आपके साथ जान की बाजी लगाने को तैयार हैं इंशाअल्लाह। कदम बढ़ाओ शेर मर्द, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ शेर मर्द। दूसरी, इस यूनिफॉर्म, खुदा की कसम हमारी जंग इस यूनिफॉर्म के तकद्दुस की जंग है। हम वकील हैं, क्यों कर हम बुनियादी हकूक पे सौदाबाजी के जो है मुर्तकिब हो सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता है। पंजाब के वकला को मेरी 10 बस्ता एक अर्ज हैं,
ये वक्त गुजर जाएगा, ये टेस्टिंग टाइम, ये तकलीफ 54 दिन हमारे पास रह गए हैं, सिर्फ 54 दिन। जिसके पास मोबाइल है ये वर्कर के लिए हर वो वीडियो 20 दफा शेयर करो ताकि लोगों के ज़हनों से इनको सुन के खौफ निकल जाए। और खौफ निकलता ही इसी तरह है ताकि लोगों का ये एतकाद हो कि भाई ये भी हमारी तरह जीते जागते इंसान है। किसका जी नहीं करता है कि जी वो आराम से जो है ये किसी और पे जिम्मेदारी डाल दे। कौम ने, इस रियासत ने, इस मुल्क के खुदादाद ने हमें क्या कुछ नहीं दिया। आज हम जिस मकाम पे पहुंचे हैं ये इस मुल्क के रहीने मिन्नत हैं। तो लिहाजा क्यों ना हम इस उम्र में इस कौम को वापस करें। हमारे आने वाले बच्चे जो वकील बनेंगे वो 10 साल बाद क्या कोर्ट करेंगे कि पाकिस्तान में ऐसा बुरा दौर आया था तो वकील सरनगू हो गए थे। नहीं होना चाहिए। और अगर पंजाब में दो दस्तूर, ना मंजूर, ना मंजूर, एक रियासत दो दस्तूर, ना मंजूर, ना मंजूर। हमने इबाद फारूक की बेटी की मिसाल आपके सामने है। यानी वो बच्चा जो बिल्कुल एक फरिश्ता था, एंजल था, और उसके साथ क्या नहीं हुआ, सिर्फ सियासी बुनियादों पे। जिले शाह की मिसाल आपके सामने है। फिर आप देखिए हमारी जो खवातीन है 5-6 महीने इनको हो गए हैं। खदीजा शाह को मर्डर केस में कोयटा में ले गए, पहले पेशावर। यानी और जो बदबख्त जज इनका ट्रांजिट रिमांड देता है, अल्लाह तुम्हारे खानदान पे भी ऐसी